हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फेडरल नेचर ऑफ इंडिया कि इंडिया के फेडरल नेचर कौन कौन से हैं। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके यूनिटरी नेचर कौन कौन से हैं। ये अलग अलग जो विद्वान हैं उनका अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि जो हमारा देश है वो फेडरल है, कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई ये फेडरल नहीं, ये आधा फेडरल है आधा यूनिटरी है। तो अभी तक हमने फेडरल नेचर को देखा कि फेडरल नेचर कैसे है हमारा देश। अब हम यूनिटरी नेचर को देखेंगे कि यूनिटरी कैसे है ये। जैसा कि हम जानते हैं कि शेड्यूल 7 क्या देता है। शेड्यूल 7 पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि सेंटर की पावर क्या है और स्टेट की पावर क्या है। उसके लिए उसने अलग अलग सब्जेक्ट बनाए हैं। जैसे अगर हम शेड्यूल 7 की बात करेंगे, शेड्यूल 7 में सेंटर के पास 100 सब्जेक्ट है, स्टेट के पास 61 सब्जेक्ट है। मतलब 100 सब्जेक्ट है जिसमें सेंटर रूल बना सकता है और 61 सब्जेक्ट ऐसे जिस पर स्टेट लॉज बना सकता है, इम्प्लीमेंट करवा सकता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट है जिस पर स्टेट सेंटर कोई भी लॉ बना सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए अगर हमारा कंट्री प्योरली फेडरल होता तो भाई सेंटर को 100 सब्जेक्ट क्यों देता, स्टेट को 61 क्यों देता। इन दोनों में मतलब भाई 50% डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पावर का। अगर भाई अगर प्योर फेडरल हो तो भैया जितने सब्जेक्ट होते हैं उसका 50% सेंटर रखे, 50% स्टेट रखे। लेकिन ऐसा नहीं है, सेंटर को ज़्यादा दिया गया है, स्टेट को कम दिया गया है। तो भाई हम इसको फेडरल कैसे कर सकते हैं कि ये प्योर फेडरल है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिटरी ज़्यादा पावरफुल है। अगर देखा जाए कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं। अगर किसी एक ही सब्जेक्ट पे स्टेट ने कुछ और लॉ बनाया और सेंटर ने कुछ और लॉ बनाया तो जो सेंटर ने जो लॉ बनाया है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, उसी को माना जाएगा। ऐसा भी प्रावधान है। तो भैया हम ये कैसे कर सकते हैं कि ये जो हमारा इंडिया है वो फेडरल इन नेचर है। अगर ऐसा होता तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिया गया है उसमें 50-50% दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता, पावर का योगदान होता। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक ही सब्जेक्ट पे अगर स्टेट लॉ बनाता है और उसी सब्जेक्ट पे अगर सेंट्रल लॉ बनाता है तो सेंटर को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, न कि स्टेट को। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट ऐसा क्या है जिसके बेसिस पे हम कर सकते हैं कि ये हमारा यूनिटरी की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल 249 क्या बोलता है भाई। आर्टिकल 249 बोलता है अगर राज्यसभा एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने बंदे हैं उसके 2/3 अगर वोटिंग पास करते हैं कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, कि मतलब ये देश के हित के लिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट स्टेट के लिए स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाए, तो पार्लियामेंट बना सकता है और वो पावर स्टेट से छीन ली जाएगी। ऐसा क्यों बोला गया है। हम जानते हैं कि जो राज्यसभा होता है वो स्टेट की मम्मी होती है, स्टेट की मॉम होती है। अगर भाई अगर किसी का लड़का अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो जो उसकी मम्मी होती है वो प्रिंसिपल साहब के पास जाएगी, बोलेगी भाई मेरे लड़के को सुधार दीजिए, आप पढ़ाइए इसको। वैसे ही सेम अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि कोई स्टेट किसी सब्जेक्ट पे अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो वो पावर वो पार्लियामेंट को हैंड ओवर कर सकती है और पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकता है। यही लिखा गया है इसमें कि अगर राज्यसभा कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास करता है बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो वो पास किस लिए कर रहा है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, कि भैया वो देश हित के लिए ज़रूरी है ऐसा करना, कि तब पार्लियामेंट स्टेट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। अब हम ये देखते हैं कि ये कानून तब कब तक लागू रहेगा। अगर देखो समझने के लिए ये वो डे है जिसमें राज्यसभा ने अलाउ कर दिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया। ये वो डे है जिसमें रिजोल्यूशन पास हो गया है। उसके 1 साल तक पार्लियामेंट कानून बना सकती है, 1 साल तक कानून बना सकती है, चाहे वो तुरंत बना दे या 6 महीने बाद बनाए।
9 महीने बाद बनाए, वो 1 साल तक कानून बना सकती है, ठीक है। 1 साल के बाद वो कानून नहीं बना सकती, ध्यान देना। वो 1 साल तक कानून बना सकती है, 1 साल के बाद कानून नहीं बना सकती। अगर वो रेजोल्यूशन जिस दिन पास होता है, अगर उसने उसी दिन कानून बना दिया, उसी दिन उसने लॉ बना दिया, लॉ पास कर दिया उस सब्जेक्ट पे, तो कंटिन्यू 1 साल तो वो लॉ चलेगा ही चलेगा। और जिस दिन 1 साल ख़त्म होगा उसके 6 महीने बाद भी वो लॉ चलेगा। उसके बाद जाके ये एक्सपायर होगा। जब एक्सपायर होगा तो फिर से ये सब्जेक्ट का जो लिस्ट है वो स्टेट की जो ये स्टेट का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट के पास फिर से आ जाएगा। लेकिन उस पीरियड तक, जब तक सेंटर का बनाया द्वारा जो उसने लॉ बनाया है, जब तक वो चल रहा है, जब तक वो एक्सपायर नहीं होता है, तब तक उसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मोटा मोटा इसमें क्या है, मोटा मोटा ये है, जिस दिन राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास करता है उसके 1 साल तक पार्लियामेंट कानून बना सकती है। 1 साल तक कानून बना सकती है, अगर नहीं बनाई है तो 1 साल बाद वो नहीं बना सकती। अगर 1 साल के अंदर वो उसी दिन बना दे या 6 महीने बाद बनाए, अगर तो वो 1 साल तक अगर कानून बना देती है तो वो 1 साल तक वो चलता है। वो 1 साल तक कहाँ से काउंट किया जाएगा, जिस दिन राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास किया है उस दिन से 1 साल काउंट किया जाएगा। 1 साल वो प्लस जिस दिन 1 साल खत्म हो जाएगा उसके 6 महीना और वो लॉ इन पावर रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा और वो जो स्टेट का जो सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक स्टेट के पास आ जाएगा, ठीक है। ये होता है आर्टिकल 259। तो भैया अगर देखा जाए इसमें, तो आर्टिकल 249 स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट पे सेंटर बना रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि भैया ये फेडरल है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि स्टेट किसी सेंटर के ऊपर हावी हो सके। लेकिन सेंटर स्टेट के ऊपर हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब नेक्स्ट ऐसा कौन सा फीचर है जो कि यूनिटरी ज़्यादा को पावरफुल बनाता है, वो है आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 क्या है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, अगर कोई नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो जो स्टेट का जो सब्जेक्ट है, अगर नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो जो स्टेट का जो सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट के ऊपर हमारा पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो पार्लियामेंट है वो कॉन्करेंट लिस्ट जैसा बिहेव रखेगा स्टेट लिस्ट के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो स्टेट लिस्ट है, इसमें स्टेट लिस्ट जो स्टेट का सो सब्जेक्ट है उसमें तो स्टेट तो अपना कानून बनाएगी ही। अगर नेशनल इमरजेंसी आ गया तो स्टेट तो भाई बना ही रही है, पार्लियामेंट भी बनाएगा, पार्लियामेंट बना सकता है। इसका मतलब वही जो स्टेट का सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट जैसा काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही हमारा नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होता है उसके 6 महीने बाद अगर कोई सेंटर लॉ बनाया है उस स्टेट सब्जेक्ट पे तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझे भाई, आर्टिकल 250 से आपने क्या समझा। आर्टिकल 250 में ये है कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है और ये लॉ तब तक चलेगा जब तक नेशनल इमरजेंसी चल रही है। जिस दिन नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होती है उसके 6 महीने बाद ये जो उसके द्वारा स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो आर्टिकल 252 है ये भी यूनिटरी को बढ़ावा देता है। इसमें क्या बोलता है, यदि 2 या 2 से अधिक स्टेट लेजिस्लेचर एक कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करें जो कि पार्लियामेंट को अलाउ करें कि भैया आ जाइए, आप हमारे जो स्टेट का जो सब्जेक्ट है उस पर आप लॉ बनाइए, तो भैया पार्लियामेंट लॉ बना सकती है।
भाई कोई बाउंडेशन नहीं कि बनाएगी। भाई पार्लियामेंट डिसाइड करेगी उसे बनाना है या फिर नहीं बनाना है। ये कोई बाउंडेशन नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, कोई दो या दो से अधिक स्टेट कोई ऐसा रिजोल्यूशन पास करें जो पार्लियामेंट को अलाउ करें कि भैया आ जाओ और हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर आप लॉ बनाओ, तो भैया हमारा पार्लियामेंट बना सकती है। और ये पावर पार्लियामेंट के पास तब तक रहेगा जब तक पार्लियामेंट खुद उस पावर को स्टेट को हैंड ओवर ना कर दे। अगर चाहे तो उसके उस पावर को हमेशा अपने पास रखी रहे, इसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। ये कैसे इस किस कंडीशन में हो सकता है, इसे अगर आप बात करो, अगर कोई सिक्योरिटी की बात आ गई, जैसे नॉर्थ ईस्ट में देख लो। नॉर्थ ईस्ट में अभी तो शांति है। अभी कुछ साल पहले जाओगे तो देखोगे कि वहाँ पे टेररिज्म काफ़ी फैला हुआ था। आए दिन हत्याएं हुआ करती थी, मर्डर हुआ करते थे, टेररिस्ट का आतंक इतना फैला हुआ था कि कुछ पूछिए मत। तो वहाँ की स्टेट उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो जो स्टेट थी उसने बोला, सेंटर को बोला कि भैया मेरे कंट्रोल से बाहर है, आइए आप ही कुछ कीजिए। तो ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं जिसमें स्टेट असहाय हो जाए, कुछ करने में समर्थ ना हो, तो वो सेंटर के शरण में आ सकती है और सेंटर को पावर दे सकती है कि भैया आइए और आप लॉ बनाइए। ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये सब तो देखा जाए, ये सब जो सभी लॉ हैं वो यूनिटरी को इम्पावर कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 क्या है? आर्टिकल 253 बोलता है कि भैया कि अगर कोई भी स्टेट हो, कोई भी स्टेट हो, उसका सब्जेक्ट हो, मतलब स्टेट लिस्ट का कोई भी सब्जेक्ट हो, उस पर पार्लियामेंट लॉ पास कर सकता है अगर अगर वो इंटरनेशनल ट्रीटी से जुड़ा हुआ हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझने के लिए आप ऐसे देख लो कि भैया ये जैसे बंगाल हो गया, जैसे ये बंगाल हो गया, हमारे इंडिया का ये बंगाल हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। अब यहाँ पे वाटर डिस्प्यूट चल रहा है तीस्ता रिवर का। तीस्ता रिवर का वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। भैया जो रिवर है, जो पानी है, ये किसका सब्जेक्ट है? ये स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट का सब्जेक्ट है ना। लेकिन इसमें पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल ट्रीटी से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 253 ऑथराइज करता है, अलाउ करता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट ऐसे सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, ऐसे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। स्टेट कुछ भी बोले, हाँ तैयार हो ना तैयार हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 253 का यूज करते हुए वो किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है अगर वो किसी इंटरनेशनल ट्रीटी से जुड़ा हुआ हो, तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। जैसा कि हमने देखा, अभी हम सब ये सब देखे रहे थे कि भैया वो सब फीचर्स क्या हैं जो कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बनाते हैं। ये हमने पढ़ा यूनिटरी के बारे में, और इसके पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था फेडरल नेचर क्या है इंडिया का। तो इंडिया में अभी हमने फेडरल भी देख लिया और यूनिटरी भी देख लिया। फेडरल भी देखा और यूनिटरी भी देख लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का मिक्सिंग है। इसमें भाई फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसलिए ऐसा इसलिए है भैया, पहले देखते हैं यूनिटरी बनाने के पीछे रीज़न क्या है। यूनिटरी बनाने के लिए रीज़न ये है, अगर हम देश को यूनिटरी नहीं बनाएंगे तो जो हमारा जो कंट्री है वो अलग अलग इसमें स्टेट हैं, उसमें इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं कि आप पूछिए मत। लैंग्वेज है, रिलीजन है, और हिस्टोरिकल है,
जियोग्राफिकल है, ऐसे बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। अगर यूनिटरी नहीं बनाएंगे तो वो जो स्टेट हैं वो अलग अलग भागों में टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। और हमारे जो पड़ोसी जो दुश्मन देश हैं वो तो भाई यही चाहते हैं, वो तुम्हारे स्टेट को उकसाते रहते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखो तो वहाँ पे देखो कि जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा उकसाती रहती है वहाँ के लोगों को, और इतना उकसाती है कि वहाँ के लोग अलग राष्ट्र की भी डिमांड करने लगते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर में देखोगे तो आप ये पाओगे कि वो अलग राष्ट्र चाहते हैं, अलग नेशन चाहते हैं वो भाई। इसलिए अगर अपने देश को बचाना है तो भाई यूनिटरी तो वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। अब अगर यूनिटरी की बात है तो फेडरल की क्या ज़रूरत थी भैया? फेडरल भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, कल्चरल, सोसाइटी, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, अगर इन सभी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बहुत फेडरल बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे करता है इसको देख लेते हैं भाई। अगर देखो, अगर हम स्टेट को पावर नहीं देंगे, अगर हम स्टेट को पावर नहीं देंगे रूल बनाने का, लॉ बनाने का, तो अगर सिर्फ सेंटर में ही बॉडी अगर लॉ बनाएगी तो वो लॉ वो स्पेसिफिक एरिया को ध्यान में रख के बनाएगी, स्पेसिफिक एरिया को ध्यान में रख के बनाएगी। अगर स्टेट के पास सेम पावर रहेगा तो स्टेट एक तरह से उस जगह, उस प्लेस को ध्यान में रख के बनाएगी जो कि सेंटर एज्यूम नहीं कर सकती। कैसे भाई? अगर सेंटर अगर लॉ बनाएगी तो वो दिल्ली को ध्यान में रख के बनाएगी, केंद्र सरकार होगी। अगर हम बात करेंगे पूरी इंडिया में, तो इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं, उन स्टेट के लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है अलग अलग डाइवर्सिटीज़ है यहाँ पे, रिलीजन का हो गया, कल्चर का हो गया, और यहाँ पे जोग्राफिकल हो गया, बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ हैं। तो अगर सभी का डेवलपमेंट चाहिए तो उन सभी के लिए उनके हिसाब से क्या लॉ सूटेबल रहेगा उस जगह के लिए, वैसे लॉ होने चाहिए। और वैसे लॉ तभी हो सकते हैं जब वहाँ पे लोकल लॉ बनाने वाली कोई बॉडी हो और उसको इम्प्लीमेंट कराने वाली बॉडी हो। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये फेडरल इन नेचर होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।